This is your lecture number 4 and we are going to start vector form of Coulomb's law. Okay, तो हेडिंग लगाते हैं और शुरू करते हैं. वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law. ओके, तो हम लोगों ने Coulomb's law ऑलरेडी पढ़ रखा है. उसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है उसको हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. अपने पास मान लीजिए एक कार्टेशियन प्लेन है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. ओके, और कहीं एक चार्ज रखा हुआ है. मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट आपका ये है, यहाँ पे चार्ज आपका Q1 है और एक पॉइंट मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ. सपोज दिस पॉइंट इज़ A, दिस पॉइंट इज़ B और इसको मैं A मान लेता हूँ. दिस पॉइंट इज़ A, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ A. ओके, और इस पॉइंट पर जो चार्ज है दैट इज़ Q1 और इस पॉइंट पर जो चार्ज है दैट इज़ Q2. ओके, Q2. तो दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट है A और B. इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2. ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा. उस फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं. कैसे निकाला जाता है ना, कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. वो फार्मूला आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है फोर्स का, डायरेक्शन नहीं देता. तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's लॉ में जो फोर्स का फॉर्मूला है उसको वेक्टर फॉर्म में निकालने वाले हैं. ओके, तो कैसे निकालेंगे. ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं A, जहाँ पे ये चार्ज रखा गया है Q1, सपोज करते हैं इस पॉइंट का ऑब्वियस सी बात है कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना. तो मैं मान लेता हूँ इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1. नाउ दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. ओके, जहाँ पे चार्ज रखा गया है Q1. यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं Q1 का कोऑर्डिनेट ये है. ओके, ऐसे ही ये जो पॉइंट है इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा. सपोज मैं इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x2, y2, z2. ओके, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स. ओके, अच्छी बात है. अब वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे फोर्स का फॉर्मूला चाहिए तो पहले तो आप समझिए वेक्टर फॉर्म में किसी वेक्टर को हम लोग लिखते कैसे हैं. आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 11th में, A कैप दैट इज इक्वल टू वेक्टर A डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर A. ऐसा फॉर्मूला कभी पढ़ा है. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर. ओके, A कैप, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं. और ये जो ऊपर लिखा हुआ है वेक्टर A दैट इज कंप्लीट वेक्टर. ओके, और नीचे क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर A. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. ओके, जैसा मैंने बोला वेक्टर की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए, है ना, तभी इसको सीख पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए. तो अगर आप लोग वेक्टर के बारे में नहीं पढ़े हैं तो मैं चाहूँगा दोबारा जाकर के वेक्टर के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करिए, फिर आइए इसको देखिए. ठीक है, तभी फ़ायदा मिलेगा. ओके, एनीवेज, तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं. ओके, अगर मैं इस फार्मूले में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, तो मैं वेक्टर A को क्या लिख सकता हूं. लुक एट दिस, वी कैन राइट वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A विच इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड. मॉड मीन्स व्हाट, मैग्नीट्यूड, इनटू A कैप. ओके, तो अगर मुझे किसी भी वेक्टर को लिखना हो, किसी भी वेक्टर को, चाहे फोर्स वेक्टर हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, है ना, टॉर्क वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्यों ना हो, अगर मुझे उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड चाहिए इनटू A कैप दैट इज द यूनिट वेक्टर. नाउ व्हाट इज द यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर. ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, जो लोग वेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं. जैसे सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन. कितना न्यूटन, 5 न्यूटन. ध्यान से देखिए ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, है ना, पॉजिटिव एक्स में. तो अगर मुझे पता है फोर्स की वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ओके, अगर मुझे इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, है ना, वेक्टर फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगा, फोर्स, उसके ऊपर एक वेक्टर लगाऊंगा. और वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है इस फोर्स को तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, दैट इज द मैग्नीट्यूड, इनटू यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन. अब मुझे बताइए पॉजिटिव एक्स में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप. आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव एक्स में आई कैप होता है, वाई में जे कैप होता है, और जो जेड एक्सिस होता है उसमें के कैप होता है. ओके, तो अगर मैं वेक्टर फॉर्मूला लिखना चाहूँ इस फोर्स का तो पहले इसका मैंने मैग्नीट्यूड लिखा,
अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। तो मैं यहाँ आई कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो आप देख रहे हैं, जो फोर्स ये लग रहा था, इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा। सो वी कैन राइट वेक्टर एफ इज इक्वल टू 5 आई कैप। ओके, तो ये वेक्टर फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता, सपोज 10 न्यूटन, और मुझसे बोलता कि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के बताइए। ओके, तो मैं क्या करता? मैं लिखता फोर्स, उसके ऊपर वेक्टर लगाता, मैग्नीट्यूड कितना है 10, ये वाई डायरेक्शन है, और वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप, तो मैं डायरेक्ट यहाँ जे कैप लिख देता, दैट्स इट। इस तरीके से वेक्टर फॉर्म लिखा जाता है। तो अगर आपको फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आपको क्या चाहिए? फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, तो यूनिट वेक्टर क्या देता है आपको? डायरेक्शन देता है। जैसे मैंने आपसे बोला फोर्स की वैल्यू है 10 जे कैप, तो आप समझ गए कि फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, और जे कैप मतलब किधर लग रहा है? पॉजिटिव आई की तरफ लग रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर किसी भी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए प्लस उसका क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स वेक्टर फॉर्म में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई। तो हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। एक आपका पॉइंट ए पे रखा है, दूसरा पॉइंट बी पे रखा है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया गया है। ओके, अब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? तो आपको क्या चाहिए? फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। अच्छा, फोर्स का मैग्नीट्यूड आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना? इनके बीच का डिस्टेंस अगर r हो तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ओके, एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। और डायरेक्शन चाहिए। तो देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ। मैं काम करता हूँ, पहले ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं यहाँ एक ओरिजिन से, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, यहाँ से एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ ये। नाउ दिस वेक्टर OA, ओके, OA, दिस इज अ वेक्टर, एंड दिस इज सपोज, इसको मैं कुछ बोल रहा हूँ, दिस इज R1 वेक्टर। ओके, नाउ दिस OA वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये जो OA या इसको मैं R1 बोल रहा हूँ, ये R1 क्या है एक्चुअली? इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ओके, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन बताता है। ओके, तो ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं विच इज R1, इसको मैं बोलता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओके, नाउ सिमिलरली वी कैन ऑल्सो ड्रॉ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसको मैं R2 बोल रहा हूं। ओके, तो ध्यान से देखिए, दो वेक्टर तो पहले ही आ गए। एक हो गया आपका R1 वेक्टर और दूसरा हो गया R2 वेक्टर। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपको पोजीशन बता रहे हैं कि चार्जेस रखे कहाँ गए हैं। ओके, R1 Q1 का पोजीशन बता रहा है और R2 किसका पोजीशन बता रहा है? Q2 का। ओके, तो इन दोनों वेक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, दो वेक्टर्स हो गए। नाउ A और B, इनके बीच का जो ये वेक्टर होता है, दिस इज अ थर्ड वेक्टर, इसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। Now this R is known as displacement vector. इसको क्या बोलते हैं? Displacement vector. तो पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ OA which is R1, OB which is the position vector of Q2 and represented by R2. And what is this AB? AB vector कौन सा है? That is R vector. Okay? And this R vector is known as displacement vector. ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। ओके, और एक बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो AB होता है, AB, इसको लिखा जाता है OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। दैट मीन्स वी कैन राइट वेक्टर R इज इक्वल टू OB इज व्हाट? R2, सो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना? तो ये क्लास 11 की बातें हैं, मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। तो ये आपका R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और R वेक्टर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, now this is the relation between R2 and R1 and R. Okay, तो वेक्टर R is equal to कितना आ गया? R2 minus R1. Now we have to calculate the electrostatic force between these two point charges Q1 and Q2. Q1 का पोजीशन पता है, Q2 का पोजीशन पता है। अच्छा, एक बात और, इसको जरा देखिए, ये जो R1 वेक्टर है ना, पोजीशन ऑफ Q1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो,
R1 वेक्टर, इस वेक्टर को गौर से देखो, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, z1. सो वी कैन राइट R1 वेक्टर एज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. मैं R1 को ऐसे लिख सकता हूँ. नाउ सिमिलरली वी कैन राइट R2 वेक्टर विच इज इक्वल टू, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, z2. So we can write R2 position vector of this point, okay, in vector form x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap. Okay, so this is your R1 vector, this is your R2 vector. ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको पता है तो आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं. R1 एंड R2 दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हैं. और एक बार दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपने निकाल लिया तो आपको दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल सकता है, यानी वेक्टर R. कैसे मिल सकता है, इस फॉर्मूले से. लुक एट दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूले से आप R वेक्टर निकाल सकते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे. बात क्लियर है. तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, R वेक्टर मिल जाएगा. ओके, अब एक बात और, जरा इस R वेक्टर को देखिए. लुक एट द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर फ्रॉम A टू B. ओके, ये इसका डायरेक्शन है. तो अगर मुझे इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना हो, इस वेक्टर का मुझे अगर यूनिट वेक्टर लिखना हो, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर. तो अगर मुझे R वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना हो, दैट मीन्स इफ सो वी कैन राइट R कैप. लुक एट दिस फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपको बताया गया था, A कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर A बाई मॉड ऑफ वेक्टर A. ये फॉर्मूला आपको बताया गया अभी पीछे जस्ट. तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं R कैप को क्या लिख सकता हूं, R कैप कैन बी रिटन एज वेक्टर R डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर R. तो अगर मुझे ये जो R वेक्टर दिख रहा है, इसका एरो ऐसे है, और मुझे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना हो, R कैप मुझे लिखना हो, तो मैं R कैप को ऐसे लिख सकता हूँ. यस, वी कैन राइट इट. अब फोर्स निकालना बहुत आसान है ना. वेक्टर फॉर्म में फोर्स कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको फोर्स चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, फोर्स, तो इसको सबसे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आपको पता है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस. नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, क्योंकि ये तो वेक्टर फॉर्म में है. तो ये जो वेक्टर R है, अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लें, क्या निकाल लें, मैग्नीट्यूड, तो आपको यहाँ का डिस्टेंस पता चल जाएगा. सो वी कैन राइट वेक्टर R का मैग्नीट्यूड विच इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, और इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर. सो व्हाट इज दिस, K Q1 Q2 by R square, what is this? This is the magnitude of this force which is acting between 2 point charges. Okay? अच्छा, एक बात और, जरा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. Q1 पॉजिटिव मैंने लिया है, Q2 भी मैंने पॉजिटिव लिया है. ओके, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. फिलहाल के लिए मैंने दोनों को क्या रखा है, पॉजिटिव. अब इसको समझ करके थोड़ा एनालाइज करते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, क्योंकि जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको. दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ यूनिट वेक्टर. ओके, तब जाके वेक्टर फॉर्म में आएगा. अभी आपने पीछे देखा था, मैग्नीट्यूड चाहिए और यूनिट वेक्टर चाहिए. नाउ इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ध्यान से देखिए. अगर मैं बात करूं, ये जो चार्ज है, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, यानी ये जो इस पे फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा. मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मिटा दे रहा हूं, ये Q2 है. दिस इज द फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1. सो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 मीन्स व्हाट, पहले ने दूसरे पर कितना फोर्स लगाया है और किस डायरेक्शन में लगाया है, उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया. ओके, सो दिस इज वेक्टर F21. दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1. ओके, सिमिलरली वी कैन से दैट ये जो चार्ज है, इस पर फोर्स किधर लगाएगा, इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव मैंने लिया है. सो इन दिस डायरेक्शन, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एंड दिस इज इन वेक्टर फॉर्म. ओके, तो अगर मैं इस फोर्स को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड ये रहा. इस फोर्स को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैग्नीट्यूड ये रहेगा, क्योंकि ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स पलट के ये लगाएगा. न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन. ओके, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, बट लुक एट द डायरेक्शन.
इसने जो इस पे फोर्स लगाया है उसका डायरेक्शन इधर है, और इसने जो इस पे फोर्स लगाया है उसका डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन अपोजिट है, ओके, बट मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इस फोर्स को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो मैग्नीट्यूड तो ये रहा, तो मैं यहां पे लिखूंगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। मैं दोनों को लिख के बताऊंगा, डोंट वरी, है ना, इसको भी लिख के बताऊंगा और इस फोर्स को भी कैसे लिखा जाता है उसको भी लिख के बताऊंगा। पहले मैं इसको लिखता हूं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ओके। अगर मुझे इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इस फोर्स का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ रखा है, F is equal to K Q1 Q2 by R square. Now this is the formula for magnitude of the electrostatic force acting between 2 point charges. Okay? तो ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मैंने यहां लिख दिया है, इनटू डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे बताइए, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है F21, इसका डायरेक्शन इधर है, क्या इस फोर्स का डायरेक्शन और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है विच इज वेक्टर आर, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल सेम है ना। इसका मतलब अगर मुझे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना हो तो मैं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं। ये जो वेक्टर आर दिख रहा है इसका यूनिट वेक्टर निकालिए और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इस वेक्टर का डायरेक्शन और इस फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम है। तो अब फोर्स का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन आपको कैसे पता चलेगा, यूनिट वेक्टर से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, यूनिट वेक्टर से। अब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है उसको कैसे पता करेंगे, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको दिया गया है, इस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए इस फॉर्मूले से। लुक एट दिस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इसका मैंने यूनिट वेक्टर निकाला है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, जो वेक्टर का फॉर्मूला होता है। अब अगर मुझे इस फोर्स की पूरी वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए इनटू यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कौन सा लिखूंगा, आर का यूनिट वेक्टर मैं लिख दूंगा। मैं आर का यूनिट वेक्टर क्यों लिख रहा हूं, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन देता है। ध्यान से देखो तो ये जो वेक्टर आर दिख रहा है और ये जो फोर्स दिख रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए मैं डायरेक्शन जब मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्शन की जगह मैं इसका यूनिट वेक्टर यूज कर सकता हूं, आर कैप। अब इस आर कैप की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दो तो देखो कितना आएगा। So force on 2 due to 1 is equal to K Q1 Q2 divided by magnitude of R vector का whole square into R cap। R cap की वैल्यू यहाँ से ये लिख सकता हूँ क्या, तो लिख दो यहाँ पे। So this is vector R divided by magnitude of vector R। Okay, this is the value of R cap। तो ये पूरा वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो ध्यान से। So we can write F21 that is force on 2 due to 1। मैं इसको निकाल रहा हूं अभी, ओके, इसको नहीं निकाल रहा हूं। तो कितना हो जाएगा, दिस इज K Q1 Q2 R वेक्टर डिवाइडेड बाई दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर का होल क्यूब। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो आपको क्या पता रहेगा, आपको अगर कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो यू कैन फाइंड R1 एंड R2। लुक एट दिस, ये आपका R2 है, ये आपका क्या है, R1 है। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, जो चार्जेस रखे गए हैं Q1 और Q2 जिस पॉइंट पे, उसका कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है तो आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं R1 R2, और R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो R वेक्टर पता चल जाएगा। और एक बार जब वेक्टर R पता चल गया तो ध्यान से देखो इस फॉर्मूले में, वेक्टर R अगर आपको पता चल गया तो आपको सारी बातें पता चल गई। So electrostatic force acting between 2 point charges in vector form we can write this। ठीक है, अब सवाल ये है कि ठीक है आपने तो इस फोर्स की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिखी है, इस फोर्स की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिख के बताइए क्योंकि इसका डायरेक्शन तो अलग है। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल तरीका है, मैं यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको फिर बाद में मैं मिटा दूंगा। एक ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक, तो अगर मुझे फोर्स को लिखना हो वेक्टर फॉर्म में तो मैं लिखूंगा 5 एंड दिस इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सो वी कैन राइट 5 I कैप। नाउ सपोज यही ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स अगर इधर लग रहा है 5 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वी कैन राइट फोर्स विच इज -5 I कैप। यानी अगर मुझे ये फोर्स पता है वेक्टर फॉर्म में इस डायरेक्शन में, तो इस जो बिल्कुल अपोजिट में लग रहा है उसका फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या लगा देना है, माइनस साइन लगा देना। तो अगर F21 की वैल्यू ये है
दिस इज नथिंग बट द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो अगर मुझे ये निकालना हो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो मैं क्या करूंगा, इसमें माइनस साइन पुट कर दूंगा, दैट्स इट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, लुक एट दिस, सो वी कैन राइट, छोटा सा बॉक्स बना के लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखो, तुम लोग को भी लिखना है ये, है ना। सो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विच इज नथिंग बट माइनस टाइम्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये माइनस साइन क्यों लगाया गया है, क्योंकि दोनों फोर्स क्या हैं, दोनों वेक्टर आपको जो दिख रहे हैं अपोजिट हैं डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में सेम है। दैट मीन्स वी कैन राइट F12, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना। फोर्स की वैल्यू दोनों, मतलब ये अगर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है तो ये भी कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगा, 5 न्यूटन का ही, बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इस बात को याद रखेंगे, ये जो लिखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर मुझे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 चाहिए तो इस फोर्स के आगे सिर्फ क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे, दैट्स इट। तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ डिस्क्राइब किया जाता है। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, है ना। इसको नोट कर लो, इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ करके इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और डिस्कशन आगे करते हैं, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, आपको बात क्लियर हो जाएगी। ओके, अच्छा एक बात और, एक सेकेंड, ये जो फॉर्मूला आया है ना वेक्टर फॉर्म का, के Q1 Q2 वेक्टर आर डिवाइडेड बाई वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, इसका होल क्यूब, ये जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले में Q1 और Q2 साइन के साथ रखे जाएंगे। इस फॉर्मूले में Q1 एंड Q2 विथ साइन, व्हाट डू यू मीन बाय साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, है ना। इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, नहीं। वेक्टर का जो फॉर्मूला है, फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है, उसमें जो Q1 और Q2 की वैल्यू है वो हमेशा साइन के साथ रखी जाती है, इस बात को याद रखिएगा। राइट डाउन, हो गया, ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस पर करते हैं, आपको बात क्लियर हो जाएगी। ओके ओके, क्वेश्चन ये है, 2 पॉइंट चार्जेस 1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed at two different point in space having coordinates 1, 1, 2 and 2, -1, 3 respectively. Find electric force acting between 2 point charges. That's it. Okay, so we have to calculate the electrostatic force. अब ध्यान से देखिए, आपको 2 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं, 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड at 2 different points in space having coordinates 1, 1, 2 and 2, -1, 3 respectively. Means 1 माइक्रोकूलम इस पोजीशन पर है और 2 माइक्रोकूलम इस पोजीशन पर है। ओके, एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो सिंपल है, ध्यान से देखो, ये आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है। सो व्हाट वी कैन राइट R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेता हूँ, इसको सेकंड पॉइंट मान ले रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन आपको दिया गया है 1, 1, 2। तो अगर मुझे वेक्टर R1 लिखना हो तो ध्यान से देखो, 1 x y z, सो दिस इज 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 2 k कैप। ओके, नाउ व्हाट इज वेक्टर R2, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। सो वेक्टर R2 कैन बी रिटन एज
2i कैप माइनस जे कैप एन प्लस 3k कैप। तो r1 ये हो गया, r2 ये हो गया। नाउ हाउ कैन वी फाइंड वेक्टर r? सो वेक्टर r कैन बी रिटन एज r2 माइनस r1। इसमें से इसको माइनस कर दो तो वेक्टर r कितना आ जाएगा? सो वेक्टर r कैन बी रिटन एज दिस माइनस दिस। सो यहाँ पर बचेगा आपका i कैप, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2j कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस k कैप। नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस q1 एंड q2। तो ये आपका वेक्टर r हो गया। अब एक बार अगर वेक्टर r निकल गया तो फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आपने इसको 1 मान रखा है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, याद रखिए ये फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि इसको आपने r1 लिखा है तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया? सेकंड पॉइंट हो गया, क्योंकि इसको आपने r2 लिखा है। तो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज व्हाट? फोर्स ऑन 2, यानी इस पॉइंट पर जो चार्ज रखा गया है उस पर फोर्स निकाल रहा हूँ ड्यू टू दिस, ओके। सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, व्हाट इज द फार्मूला? k q1 q2 वेक्टर r डिवाइडेड बाई वेक्टर r का होल क्यूब। यस और नो? ये फॉर्मूला है। नाउ वी नो द वेक्टर r, यस, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। q1 q2 ऑलरेडी पता है, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r? ये जो r दिया है इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप वेक्टर पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, इसलिए मैंने बोला था वेक्टर पढ़ लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट इसका कंपोनेंट 1 का स्क्वायर, इसका कंपोनेंट -2 का स्क्वायर, इसका कंपोनेंट 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये? दिस इज 4 into 6, so this will be under root 6. Now this is the magnitude of r vector, under root 6. Now put the value, तो आपका फोर्स निकल जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विच कैन बी रिटन एज, k की वैल्यू रखिए 9 इंटू 10⁹। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q1? 1 माइक्रोकूलम। सो वी कैन राइट 1 इंटू 10⁻⁻6, माइक्रोकूलम को किसमें कन्वर्ट कर लिया? कूलम में। q2 which is 2 into 10⁻⁻6 into vector r पूरा as it is जैसा है ना। so this is i cap minus 2j cap plus k cap, so this is your vector r divided by magnitude of vector r का whole cube, so this is √6 का whole cube, okay। अभी जितना भी आएगा मुझे नहीं पता ये कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म है, दिस इज व्हाट? वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो ये कितना आएगा देखो जरा, 9 2 18, ये हो जाएगा 6 3, सो वी कैन राइट 3 9 माइनस, सो दिस इज 10⁻³ डिवाइडेड बाई एक √6 बचा रहेगा, ओके। और ब्रैकेट में क्या रहेगा? i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है इन वेक्टर फॉर्म। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो कैसे किया गया है, लुक एट द क्वेश्चन, इसको गौर से देखिए, कहीं कोई डाउट है कमेंट करिए। तो कभी भी अगर आपको 2 चार्जेस दिए गए हों, उनका पोजीशन दिया गया हो, तो किसी एक को फर्स्ट मान लो और किसी एक को सेकंड मान लो। याद रखना जिसको फर्स्ट मानोगे उसको r1 लिखोगे, है ना। जैसे ये है, सॉरी ये वाला, मैंने फर्स्ट इसको माना था तो मैंने r1 लिख दिया। अगर फर्स्ट आप इसको मानते तो r1 ये होता और r2 ये होता, है ना। तो उसको देख करके करेंगे, ओके। और एक बात और, अगर यहाँ पे चार्जेस जैसे दोनों यहाँ पॉजिटिव हैं, अगर यहाँ पे कोई सपोज ये -2 होता तो ये जो Q2 है इसके जगह में -2 रखता है यहाँ पे विथ साइन, यहाँ आंसर इधर माइनस आता, ओके। इस बात को याद रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म पे। नेक्स्ट, पॉज करके इसको उतार लो, ओके। एक और क्वेश्चन, टू पॉइंट चार्जेस of -2 microcoulomb and 3 microcoulomb are placed in a space having coordinates
having coordinates 0, 1, 0 and 1, 0, 0 respectively. Find electric force on -2 microcoulomb due to 3 microcoulomb in vector form. In vector form. ओके मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को पॉज करिए, सॉरी इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए, वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर आंसर मैच कराइएगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. ओके मैं इसको सॉल्व करता हूं. अब ध्यान से देखो, पहले रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, है ना. इसको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है. 2 point charges of -2 microcoulomb and 3 microcoulomb are placed in a space having coordinates 0, 1, 0 and 1, 0, 0 respectively. That means ये वाला जो चार्ज है ये इस पोजीशन पर है और ये वाला जो चार्ज है वो इस पोजीशन पर है. ओके नाउ फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन -2 माइक्रोकूलम, यानी इस पर चार्ज निकालना है. ओके ऑन -2 माइक्रोकूलम, ओके ड्यू टू 3 माइक्रोकूलम. तो मैं क्या करूंगा मैं बताता हूं आपको. अगर मुझे इस पे चार्ज निकालना है और मुझे फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. ओके दिस इज द फॉर्मूला K Q1 Q2 वेक्टर R डिवाइडेड बाई वेक्टर R का होल क्यूब. दिस इज द फॉर्मूला. फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. तो आपको 1 किसको मानना है और 2 किसको मानना है, इसमें ध्यान से इसको देखना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस, तो इसको आपको 2 मानना पड़ेगा. यानी ये वाला जो चार्ज है ये पॉइंट नंबर 2 है, दिस इज पॉइंट नंबर 2. और ये वाला जो चार्ज है दिस इज पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 पर रखा गया है. सो आपको निकालना है फोर्स ऑन 2 पॉइंट 2 ड्यू टू 1. अगर आपको उल्टा पूछा होता, क्या पूछा होता उल्टा, कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू दिस, तो आपको 2 इसको मानना पड़ता और 1 इसको मानना पड़ता. इस बात को ध्यान रखिए. इसको फिर से देखो मैंने क्या किया है. आपको ये फॉर्मूला पता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. तो दो चार्जेस हैं तो आपको किसी को फर्स्ट पॉइंट मानना पड़ेगा और किसी को सेकंड पॉइंट मानना पड़ेगा. अब सवाल ये है कि फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकंड पॉइंट किसको मानेंगे. तो याद रखिए आपके पास ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी और कोई फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. अब अगर आपसे ये पूछता दैट यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम ड्यू टू -2 माइक्रोकूलम, अगर ये पूछता तो आप इसको 2 मानते और इसको 0.1 मानते. ओके बट आपसे क्या पूछा है, फोर्स ऑन -2 माइक्रोकूलम ड्यू टू दिस 3 माइक्रोकूलम, तो आपको इसको 2 मानना पड़ेगा और इसको 1 मानना पड़ेगा. अब इससे क्या फर्क पड़ता है मैं बताता हूं. अगर ये 0.2 है और ये 0.1 है, तो ये जो 0.2 वाला है ध्यान से देखो, इसका कोऑर्डिनेट ये है और इस चार्ज का कोऑर्डिनेट ये है. ये 0.2 हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, 1 हो गया. दैट मीन्स जब आप R1 वेक्टर लिखेंगे, कौन सा वेक्टर, R1 वेक्टर, तो पहले ये लिखेंगे. दैट मीन्स दिस इज 1 i कैप प्लस बाकी सब 0 हो जाएगा, तो 0 j कैप प्लस 0 k कैप, है ना. तो R1 वेक्टर कितना आया, दिस इज i कैप. सो दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ये R1 वेक्टर है. ओके पॉइंट नंबर 2 कौन सा है, ये है, ये वाला चार्ज 0.2 इसको माना गया है ना. तो R2 वेक्टर आप इसको लिखेंगे, R2 वेक्टर. तो R2 वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 0 k कैप, तो कितना हो जाएगा R2 वेक्टर, दिस इज योर j कैप एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2. तो आपका ये R1 है और ये क्या है, R2 है. I और J में कंफ्यूज मत होना, है ना. मेरा थोड़ा I और J एक जैसा दिखता है, तो याद रखिए ये I है और ये आपका J है. तो ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है. अगर ये 0.1 होता और ये 0.2 होता तो ये बदल जाता.
ये R2 हो जाता है और ये R1 हो जाता है, इस बात को याद रखिए। तो कौन सा पॉइंट 1 है और कौन सा पॉइंट 2 है, ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? क्वेश्चन को देख करके कि क्या पूछा है। सपोज आपको सिर्फ ये पूछता, फॉर एग्जाम्पल फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस, तो किसी को 1 मान लो, किसी को 2 मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी को 1 मानिए, किसी को 2 मानिए, ओके। बट आपसे स्पेसिफाई करके पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन -2 माइक्रोकूलम ड्यू टू 3 माइक्रोकूलम। इस वजह से इस पॉइंट को मुझे पॉइंट नंबर 2 मानना पड़ा है और इसको पॉइंट नंबर 1 मानना पड़ा है। अगर ये स्पेसिफाई नहीं किया होता, सिर्फ आपसे पूछता फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वेक्टर फॉर्म, दैट्स इट, तो आप किसी को भी 1 मान लेते, किसी को भी 2 मान लेते, उसको R1 लिख देते, उसको R2 लिख देते, है ना। बट यहाँ स्पेसिफाई किया है, इसलिए मुझे ऐसा मानना पड़ा है। तो R1 ये हो गया, R2 ये हो गया। नाउ व्हाट इज R? What is R? So vector R can be written as R2 minus R1. R2 minus R1. So vector R कितना आ जाएगा? Look at this. J minus I. Look at this. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, vector R can be written as I को पहले लिख देता हूँ. So this is minus I plus J. So this is your vector R, displacement vector between 2 point charges. ओके, दैट इज योर वेक्टर आर। लगे हाथ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, वेक्टर आर तो आ गया है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड भी आपको चाहिए होगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? वेक्टर आर, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट, फॉर्मूला आपको पता है, -1 का होल स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट प्लस इसका कोफिशिएंट 1 है, के का टर्म है ही नहीं, है ना, तो कितना हो जाएगा? √2। सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ओके, अब इस फॉर्मूले का यूज करिए और आंसर निकालिए, सारी वैल्यू आपको पता है। सो वी कैन राइट F21 इज इक्वल टू K, व्हाट इज K? दैट इज 9 इंटू 10⁹9। Q1, व्हाट इज Q1? -2 माइक्रोकूलम, माइनस साइन के साथ रखेंगे, सो दिस इज -2, बीच में मल्टीप्लाई रहेगा, -2 इंटू 10⁻6। -6 मैंने क्यों किया है 10⁻6? क्योंकि माइक्रोकूलम में कूलम में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे ही इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁻6, पॉजिटिव है, तो साइन के साथ रखते हैं, इंटू वेक्टर आर। सो वेक्टर आर आपका कहाँ है? ये दिस इज वेक्टर आर विच इज -I कैप प्लस J कैप एंड होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R क्यूब। सो दिस इज √2 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है और वेक्टर फॉर्म में जो भी आपको पूछा गया वो आ जाएगा, है ना। सो वेक्टर F21 दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये? √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे √2 बचा रहेगा, 9 3 27, सो दिस विल बी 27 डिवाइडेड बाई √2 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा? 10⁻³ और ब्रैकेट में क्या रहेगा? -I कैप प्लस दिस इज I कैप प्लस J कैप। सो दिस इज द आंसर जो आपसे पूछा गया था, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, नेक्स्ट सेटिंग हमारी क्या रहेगी? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, और वी कैन से दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट this principle states that net force acting on a point charge is the vector sum SUM is the vector sum of all forces acting on it
acting on it due to other charges, So according to this principle, net force acting on a point charge is a vector sum of all forces acting on it due to other charges. So suppose, इसका क्या मतलब मैं बता दे रहा हूँ. Suppose we have multiple charges, okay? बहुत सारे चार्ज हैं मान लेते हैं, और मैं यहाँ पे एक्सिस भी बना देता हूँ. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस. और सपोज यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं. Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, और भी बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं. यहाँ पे Q5 है. ओके, तो ये सारे चार्जेस हैं. देयर आर मल्टीपल चार्जेस. ऑब्वियस सी बात है, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा. मीन्स हर एक चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होगा. ओके, अगर मैं किसी एक पॉइंट चार्ज को पकड़ूं और उस पर नेट फोर्स निकालने की कोशिश करूं, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पॉइंट चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्सर्टेड बाय अदर चार्जेस. ओके, व्हाट डू मीन बाय दैट. सपोज करिए कि ये सारे चार्जेस हैं और मैं कोशिश करता हूं कि इस पर नेट फोर्स निकालने की, है ना, Q5. इस वाले चार्ज पर मैं नेट फोर्स निकालना चाहता हूं. तो इस वाले चार्ज पर अगर आपको नेट फोर्स निकालना है, so we can write according to principle of superposition, we can write F net on this charge. Total force acting on this charge can be written as vector sum of all other forces exerted by other charges on it. Okay, तो जैसे ये वाला फोर्स इस पे अप्लाई करेगा in this direction. Suppose this is F1. ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा इन दिस डायरेक्शन, F2. ये वाला चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा इन दिस डायरेक्शन, सपोज दिस इज F3. ये वाला चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा इन दिस डायरेक्शन, सपोज दिस इज F4. ओके, तो ध्यान से देखिए, अगर 5 चार्ज हैं और किसी एक चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालना है, तो बाकी जो बचे 4 चार्जेस, उनके द्वारा इस पे नेट फोर्स अलग अलग पहले निकाला जाएगा और फिर सबका क्या किया जाएगा, वेक्टर सम किया जाएगा. सो वी कैन राइट F net. एंड व्हाट इज F net? F net, net force acting on Q5. Net force acting on Q5. मैं इसको देख रहा हूँ. So we can write net force acting on Q5 can be written as F1 vector F1 plus vector F2 plus F3 vector plus F4 vector. Now this is called principle of superposition. Net force acting on any point charge is the vector sum of all forces acting on it due to other charges. This is called principle of superposition. तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए. कई बार इसका स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, तो आपके सामने स्टेटमेंट है और इसका मतलब ये होता है. ओके, कुलाम्ब्स लॉ आपका कंप्लीट हो गया. ओके, कुलाम्ब्स लॉ पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी किया है, उसका वेक्टर फॉर्म भी देखा, उस पर भी न्यूमेरिकल किया है, कैसे अप्लाई करते हैं. कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं कुलाम्ब्स लॉ से ही रिलेटेड, है ना, फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. ओके, सो लेट्स सी वन मोर न्यूमेरिकल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक चीज़ और, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा, है ना. देखिए, कुलाम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट. ओके, और वो आप अप्लाई करना कैसे सीखेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे वो ज़रूरी है. न्यूमेरिकल्स में कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं जो कि स्टेटमेंट में आप उतने अच्छे से समझ नहीं पाते, इसलिए न्यूमेरिकल ट्राई करना ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, तो कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे. सो लेट्स सी. नाउ रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, और मैं चाहता हूँ इसको आप ट्राई करिए. ट्राई करके सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ओके, तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए. ओके, इसको ट्राई करिए, है ना. ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा. देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं. पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. 2 point charges Q and 4Q are placed at a distance D from each other. ओके, तो 2 चार्जेस हैं, एक Q है और दूसरा आपका 4Q है. दोनों एक दूसरे से D डिस्टेंस पर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, D. ओके, तो ये दोनों चार्जेस, दोनों पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड हैं एट a distance D from each other. ओके, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज Q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द 2 चार्जेस. यानी इन दोनों चार्जेस का जो लाइन ज्वाइनिंग है, मीन्स ये जो लाइन है, इस पर तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए, सच दैट
नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज 0। मीन्स जो तीसरा चार्ज है, थर्ड चार्ज, ये वाला, इस चार्ज को इन दोनों के बीच में कहाँ रखा जाए कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। तो मुझे नहीं पता कहाँ रखा जाए, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, मुझे नहीं पता। आपसे वही डिस्टेंस पूछ रहा है इनफैक्ट कि कहाँ रखा जाए, ये तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए इन दोनों के बीच में कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। आपको वही निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको? सिंपल है, कुछ खास है नहीं इसमें। मान लेते हैं कि जो थर्ड चार्ज है Q, उसको मैं यहां से फ्रॉम दिस चार्ज x डिस्टेंस पर यहां प्लेस करता हूं थर्ड चार्ज को। सो जो तीसरा वाला चार्ज है मैं मानता हूं, लेट अस सपोज कि जो थर्ड चार्ज है वो इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस दूर यहां पर प्लेस किया जाता है सच दैट इस पर नेट फोर्स क्या हो, 0। और आपको यही x निकालना है कि कितने डिस्टेंस पर प्लेस किया जा रहा है। ओके, आप यहां से भी x मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ओके, अपने को ये x निकालना है। मैंने मान लिया कि जो तीसरा वाला चार्ज है इसको यहां पे प्लेस किया गया है और इसका इससे डिस्टेंस कितना है, x। ये मैंने सपोज कर लिया, ये x अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, अब इसको कैसे निकालेंगे? तो सोचिए, अगर यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा डिस्टेंस d है, दिस होल डिस्टेंस, दिस इज d, दिस इज x। तो अगर d में से x को माइनस कर दें तो यही तो बचेगा। सो दिस डिस्टेंस इज d माइनस x। ओके, पहली बात तो ये होगी। नाउ कंडीशन क्या है कि ये जो तीसरा चार्ज रखा गया है इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होने का क्या मतलब है? नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि जितने भी इस पे फोर्स लग रहे हैं सबको मिला करके सारे फोर्स कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। ओके, अब ध्यान से देखो, पहले तो ये पता करो इस पे टोटल फोर्स लग कितने रहे हैं। तो इस वाले चार्ज पर अगर आप नेट फोर्स 0 करना चाहते हैं तो पहले ये आप देखेंगे कि इस पे फोर्स कितने लग रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस। तो ध्यान से देखो, एक चार्ज ये है जो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और एक चार्ज ये है जो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। टोटल कितने फोर्स हो गए? 2। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है क्योंकि और कोई चार्ज ही नहीं है आसपास जो इस पे फोर्स अप्लाई करे। तो टोटल कितने फोर्स हैं? 2। एक ये अप्लाई करेगा, एक ये अप्लाई करेगा। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्शन होगा। दैट मीन्स ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को किधर पुश करेगा? इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज योर F1। नाउ F1 इज व्हाट? F1 इज द फोर्स अप्लाइड बाय दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज। ओके, अच्छा, F1 की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? F1, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यू नो दिस फॉर्मूला। ओके, तो अगर मुझे F1 निकालना है, F1 किसने अप्लाई किया है? इसने। किस पर? इस पर। तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। ओके, तो अगर मुझे F1 निकालना है तो वी कैन राइट K, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह भी Q डिवाइडेड बाई R। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? X का स्क्वायर। तो ये F1 कितना आ जाएगा बताइए मुझे? F1 कैन बी रिटन एज K Q स्क्वायर बाई X स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ये आपका F1 हो गया। अच्छा, दूसरा फोर्स कौन लगाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला चार्ज लगाएगा। इस वाले चार्ज पे किधर लगाएगा? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दोनों में रिपल्शन होगा। इसका मतलब ये वाला इस पे फोर्स इधर लगाएगा और ये वाला इस पे फोर्स इधर लगाएगा। बट मुझे इस पे फोर्स नहीं देखना है क्योंकि इस पे नेट फोर्स मुझे नहीं निकालना है, मुझे इसको देखना है। तो ये वाला इस पे फोर्स किधर लगाएगा? इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज योर F2। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2? ध्यान से देखो, F2 किसके बीच का फोर्स है? इसने इस पे लगाया है तो इसको Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए, है ना। तो F2 निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो F2 कैन बी रिटन एज K Q1 which is 4Q, Q2 which is Q divided by R square, and what is the distance between these two charges? D minus X। तो कितना आ जाएगा? F2 can be written as this is 4K Q square divided by D minus X का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आपके पास दो फोर्सेज हैं, F1 इधर अप्लाई हो रहा है, F2 इधर अप्लाई हो रहा है। दोनों की वैल्यू भी आपको पता है, डायरेक्शन भी पता है, आपको नेट फोर्स 0 करना है। अब मुझे बताइए, इस पे नेट फोर्स 0 तभी होगा जब F1 और F2 दोनों इक्वल हो, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तभी एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो आपको अगर इसमें लिखा हुआ है कि इसको इस जगह प्लेस करिए कि इस पर नेट फोर्स क्या हो? 0 हो, और 0 तभी होगा जब F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। दोनों की वैल्यू इक्वल कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और वहाँ से x की वैल्यू आपको निकल जाएगी। वही तो पूछा है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की वैल्यू इक्वल कर दीजिए। सो दिस इज
के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4k क्यू स्क्वायर बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, के क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे बचेगा 1/x स्क्वायर और यहाँ क्या बचा 4/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है, इसको पहले उतार लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ, जगह मेरे पास है नहीं, है ना। x की वैल्यू निकालना अपने को, बता दो, वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। ओके, तो क्या बचा है देखो, इधर बचा है 1/x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, वैसे भी कर सकते हैं। एक तरीका और है, क्यों ना दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया जाए। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 2/d माइनस एक्स। दोनों साइड का मैंने क्या लिया है, स्क्वायर रूट, है ना। ओके, तो ये कितना आ जाएगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो अब। सो दिस इज d माइनस एक्स, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल 2x, ये उधर जाएगा। सो d इज इक्वल टू 3x, ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो 2x एंड प्लस x दैट इज 3x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, d/3। यही आपको निकालना था। इसका मतलब जो ये पॉइंट चार्ज था ना, q था आपका, इधर क्या था 4q था और आपने चार्ज यहाँ रखा था q, और ये डिस्टेंस आपने क्या मान रखा था x, और x की वैल्यू कितनी आई d/3। इसका मतलब जो थर्ड चार्ज है उसको इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर प्लेस किया जाए, d/3 डिस्टेंस पे, तो वहां पर जाकर के नेट फोर्स क्या होगा, 0। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी आंसर कर सकता था कि अगर यहां से डिस्टेंस d/3 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, सोचिए, दिस इज d माइनस एक्स, तो x की वैल्यू यहां पुट करो। सो दिस इज d माइनस d/3 विच इज नथिंग बट 2d/3। इसका मतलब मैं ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर ऐसे दे सकता हूं कि जो थर्ड चार्ज है इसको q चार्ज से d/3 डिस्टेंस पर प्लेस किया जाए या 4q से 2d/3 डिस्टेंस पर प्लेस किया जाए, तो वहां नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो इसको बताने के दो तरीके से आप बता सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे किया गया है।